आज की क्लास में देखेंगे हम VARC के लिए टॉप 50 क्वेश्चन, VARC के लिए टॉप 50 क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप क्वेश्चनों का लेवल देखना कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे एग्जाम ये क्वेश्चन आपको BRC के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हाँ, पहला क्वेश्चन है, एक परिपथ के स्टार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध 18 का है तो डेल्टा में प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा। जब हम क्या है स्टार टू डेल्टा में जाते हैं, किसमें स्टार टू डेल्टा में जाते हैं, तो जो हमारा प्रतिरोध है वो क्या होता है, √3 टाइम्स बढ़ जाता है। तो 18 है तो इसका √3 टाइम्स कितना हो जाएगा, 18 का √3 टाइम्स हो जाएगा 54। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक अदिशीय युक्ति है। एक दिशीय मतलब कि यूनिपोलर का मतलब जिसमें धारा का प्रभाव इलेक्ट्रॉन या होल में से किसी एक के कारण होता है उसे एक दिशीय युक्ति बोलते हैं, और जिसमें दोनों के कारण होता है उसे हम द्विदिशीय युक्ति या बाइपोलर युक्ति बोलते हैं। तो जीना डायोड हमारा क्या है, एक द्विदिशीय युक्ति है, LED, UJT और शॉर्टकी। इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा शॉर्टकी डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल पिच वाइंडिंग में कॉइल के दोनों सिरों के मध्य विद्युत कोण कितना होता है। तो फुल पिच वाइंडिंग के कॉइल के दोनों सिरों के मध्य विद्युत कोण होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑसिलेटर, कौन से ऑसिलेटर का क्यू फैक्टर सबसे अच्छा होता है। तो कौन से ऑसिलेटर का क्यू फैक्टर सबसे अच्छा होता है, तो टनल ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर और हार्टले ऑसिलेटर। हमारा सही आंसर होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वल्केनाइज्ड रबर को तैयार करते समय मिनरल वाटर में कितने प्रतिशत सल्फर मिलाया जाता है। तो जो हमारा मिनरल वाटर में जो वल्केनाइज्ड रबर तैयार करते समय 3 से 5% मिनरल वाटर मिलाया जाता है। अगला है, केबल के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है। इंसुलेशन की मोटाई हमारी वोल्टेज पर निर्भर करती है, और जो हमारा करंट व्यास पर निर्भर करता है, या इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर, और ये व्यास पर, ये कंडक्टर का साइज होता है, ये धारा चालक के व्यास पर करती है ना, करंट किस पर करता है, चालक के व्यास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अचालक पदार्थों में कौन सा गुण होना चाहिए। तो अचालक पदार्थों में लो रेजिस्टेंस, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई कॉस्ट, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा AC ट्रांसमिशन लाइन में दोष नहीं होता। कौन सा AC ट्रांसमिशन लाइनों में दोष नहीं होता। कोरोना इफेक्ट हमारा होता है, फेरेंट इफेक्ट होता है, स्ट्रेबोस्कोपिक और प्रॉक्सिमेटिव इफेक्ट। तो हमारा स्ट्रेबोस्कोपिक इफेक्ट सेल एंड बैटरी में मिलता है। किस में मिलता है, सेल एंड बैटरी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 4 ध्रुव के अल्टरनेटर का विद्युत कोण होता है। विद्युत कोण का फॉर्मूला होता है हमारा, विद्युत कोण का φE बराबर P × 180। अब P कितना दे रखा है, 4 पोल × 180। तो 180 × 4 करेंगे तो आ जाएगा 720। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 720। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है। तो इसका आंसर होगा ओपन सर्किट वोल्टेज बटे शॉर्ट सर्किट वोल्टेज। ऑप्शन करेक्ट, ये नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, एक चालक की चालकता 50 माइक्रोम्यो है। क्या है, 50 माइक्रोम्यो है, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा। हमको पता है प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है बराबर 1/G। तो हमारी चालकता कितनी है, 50 माइक्रो ओम। माइक्रो का मतलब 10 की घात -3। माइक्रो का मतलब क्या है, 10 की घात -3, 1/10 की घात 3। अब जब ये 10 की घात हमारा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 की घात +3 बटे किसका भाग देंगे, 50 का। तो 50 दूनी 100। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 20। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 20 ओम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके प्रतिरोध में तापमान परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता। मतलब कि कौन से पदार्थ का प्रतिरोध तापमान के परिवर्तित होने से उसके प्रतिरोध के मान में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा मैग्नीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 ध्रुव के अल्टरनेटर में यांत्रिक कोण, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे जो हमारा यांत्रिक कोण दे रखा है वो कितना है, 90 डिग्री है, और वो पूछ रहा है तो विद्युत कोण क्या होगा। क्या पूछ रहा है वो, विद्युत कोण। तो विद्युत कोण क्या होगा, इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है ना। तो विद्युत कोण का फॉर्मूला निकालने का क्या है, φE बराबर φM मैकेनिकल कोण × P/2। अब मैकेनिकल कोण कितना दे रखा है हमको, 90 डिग्री। तो 90 × पोल कितने दे रखे हैं, 4। तो 2 दूनी 4, तो 90 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। यदि इस तार को वृत्त में मोड़ दिया जाए तो उसके व्यास पर किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा।
तो इसका क्या है, जैसे कि ये हमारा कोई कंडक्टर है, जैसे कि ये हमारा क्या है, कोई कंडक्टर है, इसमें मैंने 4 प्रतिरोध लगा देता हूँ। ठीक है, कितने प्रतिरोध, मैंने एक 4 प्रतिरोध लगा देता हूँ। ये हमारा कोई कंडक्टर है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, एक कंडक्टर जिसका प्रतिरोध क्या है, 4 है। अभी मैं इसको मोड़ता हूँ एक वृत्त के सर्कल में, तो ये क्या होता है, इस कंडक्टर का प्रतिरोध तो हमारा कितना है, 16 ओम। जब मैं इसको इस तरह मोड़ता हूँ तो 8 हमारा ऊपर की चल जाएगा, 8 नीचे चल जाएगा। अब देखिए ये समांतर क्रम हो गया, क्योंकि 8 ऊपर 8 नीचे के प्रारंभिक पॉइंट एक बिंदु पर, अंतिम पॉइंट एक बिंदु पे, 8 इसका 8 इसका, तो इसका इक्विवेलेंट इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है R/2। आर कितना है, 8/n, R/n होता है, तो 8 प्रतिरोध और कितने हैं प्रतिरोध, 2, तो 8/2 हो जाएगा कितना, 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा 0 डिग्री संयोजन कहलाता है, कौन सा 0 डिग्री संयोजन कहलाता है। ऑप्शन ए है डेल्टा या स्टार, डेल्टा स्टार, ऑप्शन डी है बी या सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। जब हमारे बैंडिंग प्राइमरी भी स्टार में और सेकेंडरी भी स्टार में होती है तो हमारा 0 डिग्री का संयोजन देखने को मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा संयोजन वाले ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक वाइंडिंग के बीच कितना कौन होता है। जब हमारी स्टार और डेल्टा में प्राथमिक एवं सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो कौन होता है वो होता है हमारा 30 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में कॉपर की प्लेट हो तो मोटाई होगी, कॉपर की प्लेट की मोटाई कितनी होती है प्लेट अर्थिंग में, ये होती है हमारी 3.15 mm। कितनी होती है, 3.15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिपथ में 100 हेनरी तथा 4 हेनरी के 2 इंडक्टर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो इनके मध्य का म्यूचुअल इंडक्टेंस का अधिकतम मान कितना होगा यदि लीकेज फ्लक्स 0 हो। तो इसका फॉर्मूला होता है, हमको पता है, M बराबर K इंटू L1/L2। ये क्या होता है, लीकेज फ्लक्स। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या दे रखा है उसने, 0 है ना। लीकेज फ्लक्स कितना है, 0। तो जो हमारे हमारा लीकेज फ्लक्स कितना है, 0, तो इनका क्या हो जाएगा, जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, M बराबर √L1/L2। तो L1 कितना दे रखा है, 100, और L2 कितना दे रखा है, 4। 100 इनका रूट निकालेंगे तो 100 × 4 करेंगे 400, और 400 का रूट होता है 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हेनरी। तो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मूविंग आयरन यंत्र की विशेषता नहीं है, समरूप पैमाना, उच्च प्रचालन टॉर्क, निम्न लागत, AC DC दोनों पर उपयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समरूप पैमाना, ये होता है मूविंग कॉइल का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सार्वत्रिक गेट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा नैंड गेट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक BJT के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में हों तो वह प्रचालन कहलाता है। जब हमारे BJT के दोनों जंक्शन फॉरवर्ड में हों तो वह आपका कहलाता है एक्टिव मोड या संतृप्त अवस्था, और जब दोनों रिवर्स में हो तो वो कहलाता है कट ऑफ मोड, और जब एक रिवर्स में एक फॉरवर्ड में होता है तो उसे फॉरवर्ड एक्टिव। यदि पहला फॉरवर्ड में है फिर बाद में रिवर्स में है तो वो हो जाएगा फॉरवर्ड एक्टिव, और यदि पहला रिवर्स में है फिर बाद में फॉरवर्ड में है तो रिवर्स एक्टिव। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणिक प्रतिघात की इकाई क्या होती है। प्रेरणिक प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई होती है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5S अवधारणा में चतुर्थ चरण कौन सा है। 5S अवधारणा में चतुर्थ चरण होता है हमारा स्टैंडर्डाइज। पहला चरण होता है शॉर्ट, दूसरा सेकंड ऑर्डर, तीसरा साइन, चौथा स्टैंडर्डाइजेशन। और अगला क्वेश्चन है हमारा, 10 kWh बराबर कितने किलो कैलोरी होते हैं। तो हमको पता है 1 kWh बराबर होते हैं 860 किलो कैलोरी। ठीक है, अब कितना है 10, तो 10 को हम 860 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8600। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, अल्टरनेटर में जीरो लीडिंग पावर फैक्टर पर आर्मेचर प्रतिक्रिया का कौन सा प्रभाव होता है। 0 डिग्री लीडिंग पर, तो लीडिंग पर होगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन सा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास में वोल्टेज गेन का मान होता है। कॉमन कलेक्टर अभिविन्यास में वोल्टेज गेन का मान क्या होता है। इसका दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स करके बताना, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन पहला है कॉपर, दूसरा है लोहा, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है सोना। तो इनमें से हमारा करेक्ट आंसर होगा कॉपर। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम परावैद्युत सामर्थ्य किसकी होती है। ऑप्शन ए है अब्रक, दूसरा है पोर्सलिन, तीसरा है वायु, चौथा है पेपर। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा सी, वायु की। और सबसे ज़्यादा परावैद्युत सामर्थ्य होती है अब्रक की।
सबसे ज़्यादा, और सबसे कम वायु की कितनी होती है? 0.4 से 0.6। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, जूल पर कूलाम किसकी इकाई होती है? तो जूल पर कूलाम हमारी किसकी इकाई होती है? ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र विभव, बी है विभव, तीसरा है आवेश, चौथा है नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यूनिवर्सल मोटर में गति नियंत्रण की विधि नहीं होती है? तो न गति नियंत्रण की कौन सी विधि नहीं है? ऑप्शन पहला है प्रतिरोधी विधि, शेडेड पोल मैकेनिज्म, फील्ड टेपिंग विधि, या ऑप्शन नंबर अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ये तीनों ही यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की विधि होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र में एकत्रित ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका फॉर्मूला होता है C हाफ CV²। क्या होता है? हाफ CV²। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, 5 माइक्रोफेरेड वाले सीरीज में जुड़े 10 संधारित्रों की कुल धारिता क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है C/N। सी कितना दे रखा है? 5, कितने हैं? 10। तो इसका कितना आ जाएगा? 0.5। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? 0.05 माइक्रोफेरेड। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मान कितना होता है? निर्वात की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी का मान कितना होता है? ऑप्शन है 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी बटे मीटर स्क्वायर, 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी इंटू मीटर। ये -7 की जगह -6 है। ठीक है, ऑप्शन बी में एक में 6 कर लेना 7 की जगह। तो अगला क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 10⁻⁷, मतलब कि ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर दोनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन किसके लिए उपयुक्त है? आपको इकाई जरूर देखनी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन किसके लिए उपयुक्त है? ट्रांसमिशन लाइन तथा फीडर के लिए, जनरेटर तथा फीडर के लिए, जनरेटर एवं ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसमिशन लाइन के लिए। मर्ज प्राइज प्रोटेक्शन हम करते हैं जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता होती है हमारी इकाई से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम, 12 ओम, 6 ओम, 15 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं तो टोटल प्रतिरोध का मान क्या होगा? समांतर में हैं तो हम कैसे निकालेंगे? 1/R1 प्लस 1/R2। तो आप इसका मेरे को निकाल के कमेंट्स करके बताएं कि कितना आएगा। ऑप्शन नंबर दे रखे हैं और मैं बता देता हूँ, आप मेरे को कमेंट्स करके बताना, मैं बाद में आपको बताऊँ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वोल्टेज मानक संचरण वोल्टेज नहीं है? मतलब कि ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारा इनमें से कौन से पे हम नहीं करते। तो 132 पे मांग करते हैं, 222 पे नहीं करते, 200 पे करते हैं, 220 पे करते हैं, 400 पे करते हैं, 66 पे करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कॉइल में टर्न की संख्या बढ़ने पर एमएमएफ का मान क्या होता है? टर्न की संख्या बढ़ने पर एमएमएफ का फॉर्मूला होता है एमएमएफ बराबर N/I। एमएमएफ का जब हम टर्न बढ़ा रहे हैं तो हमारा एमएमएफ भी बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, शेडेड पोल मोटर कितने वाट की होती हैं? इसका आंसर होता है 3 से 125 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में तथा लैपटॉप में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिथियम सेल। सिंगल फेज मोटर होती हैं स्वचालित, अस्वचालित, रनिंग बाइंडिंग के साथ स्वचालित, रनिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ स्वचालित। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, स्टार्टिंग बाइंडिंग के साथ स्वचालित। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक RC सीरीज सर्किट में BR 12 वोल्टेज है, BC 16 वोल्टेज है, तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? सप्लाई वोल्टेज BS निकालना है तो √BR² प्लस BC² करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। 144 और 256 होते हैं आपके कितने? 400। और जब 400 का रूट निकालते हैं तो इसका आता है 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न में से कौन सा सर्किट ब्रेकर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन पहला है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, वाटर सर्किट ब्रेकर नहीं होता, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्रेन तथा होइस्ट मशीन में किस प्रकार की DC मोटर प्रयोग की जाती है? तो क्रेन तथा होइस्ट मशीन में हम सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करता है
है, यदि लोह हानि 500 वाट है तो ताम्र हानि का मान क्या होगा। दोस्तों आप मेरे को इसका कमेंट्स करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स में बताना। अगला क्वेश्चन है 50 हर्ट्ज तथा 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाले दो ट्रांसफार्मर हैं तो किस ट्रांसफार्मर का साइज ज़्यादा होगा। तो दोस्तों जिस ट्रांसफार्मर की आवृत्ति ज़्यादा होती है उसका साइज छोटा होता है, और जिसकी आवृत्ति छोटी होती है उसका साइज ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब कि साइज जिसका बड़ा होगा उसका, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बड़ी होगी उसका साइज छोटा होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी होगी उसका साइज बड़ा होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कितना हो जाएगा, 50 हर्ट्ज, ये ऑप्शन। अगला है मल्टीमीटर के द्वारा किसको नहीं माप सकते। ऑप्शन पहला है वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध। तो इन तीनों को हम मल्टीमीटर के द्वारा माप सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं। अगला है संचेतक चिन्ह की पृष्ठभूमि किस रंग की बनी होती है। संचेतक चिन्ह को हम इंग्लिश में बोलते हैं वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है। तो वार्निंग साइन की पृष्ठभूमि होती है हमारे पीले रंग की। तो ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डी सोडी ब्रिज किसके मापन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये होता है कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, विद्युत शक्ति तंत्र में आवृत्ति में कितना परिवर्तन मान्य है। तो आवृत्ति में फ्लक्चुएशन ±3% मान्य है। कितना, ±3%। तो दोस्तों कमेंट्स में बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट्स में बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे। यदि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट्स करके बताएं। और यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।